हेलो डियर स्टूडेंट, एसएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हेमांक में अवयवांक, है ना। सेम टू सेम वैसा ही जैसे हमने कल पढ़ाया था आपको क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या था? जब हम किसी विलायक में कोई अवास्तशील विलेय मिलाते थे, जैसे शक्कर, ग्लूकोज वगैरह, तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती थी। उसी प्रकार यहाँ पर है हेमांक में अवयवांक माने कमी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम परिभाषा, जब किसी विलायक में कोई अवास्तशील विलेय मिलाया जाता है तो ऐसे विलयन का हेमांक कम हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? हेमांक में अवयवांक। अब आपको हेमांक तो समझ में आ ही रहा होगा। हेम धन अंक अर्थात वह तापमान जिस तापमान पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है। और जब किसी द्रव को आप ठोस अवस्था में बदलेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस द्रव को ठंडा करना पड़ेगा। इंग्लिश में बढ़िया नाम है इसका फ्रीजिंग। फ्रीजिंग माने फ्रीज हो रहा है, माने ठंडा हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब हेमांक वह कौन सा तापमान हो गया? हेमांक वह तापमान हो गया जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है। ऐसा बोल देते हैं, जैसा अपन लोग बोल रहे थे ना, क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है। उसी प्रकार से हेमांक वह ताप है जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है। वास्तव स्थिति में ऐसा नहीं होता। वास्तव में क्या होता, यदि आप कटोरी में पानी भरकर फ्रिज में रख दें तो हेमांक बिंदु, शुद्ध जल का हेमांक बिंदु कितना होता है? जल का हेमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस इस हेमांक बिंदु को क्यों बोला गया है? क्योंकि जो जल है ऊपर बन जाएगी पानी में, क्या बर्फ। जहां से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा फ्रिज पर तो ऊपर बर्फ बन जाएगी, नीचे क्या रहेगा? जल। तो जल की कौन सी अवस्था है बेटा? जल होता है द्रव अवस्था में, बर्फ काय में होती है? ठोस अवस्था में। तो वास्तव में किसी द्रव का हेमांक वह बिंदु है जिसमें ठोस अवस्था और द्रव अवस्था काय में हो जाती है? साम्य अवस्था में हो जाती है। साम्य अवस्था माने ठोस यानी बर्फ जितनी मात्रा में पिघलकर काय बदलती है पानी में, उतना ही पानी ठंडा होकर काय बदलने लगता है? बर्फ में बदलने लगता है। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था को कैसे लिखेंगे आप? ठोस रिवर्सिबल का साइन लगा देंगे, वो यहां पर क्या लिखेंगे? ठोस हो गई बर्फ, बर्फ पिघलेगी। जितनी मात्रा में बर्फ पिघलकर पानी बनेगा उतनी ही मात्रा में पानी जमकर बर्फ बन जाएगा, है ना। तो ये अवस्था लगातार चलती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल पूरी तरह से बर्फ में नहीं बदलता। तो इसका हेमांक बिंदु कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। सामान्यतः समझने के लिए हम क्या कहेंगे कि वह ताप जिस ताप पर किसी कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है क्या कहलाता है? हेमांक बिंदु कहलाता है। एक परिभाषा और है हेमांक की कि वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव तथा ठोस अवस्था के वाष्प ताप कैसे हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। सही परिभाषा यही है। जैसे अपन लोगों ने द्रवता क्या हो जाए? वाष्प ताप। तो क्वथनांक में पढ़ा था हमने कि वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प ताप वायुमंडल आपके बराबर हो जाता है। यहां परिभाषा है कि वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव में ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं के वाष्प ताप कैसे हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। क्या कहलाता है? हेमांक कहलाता है। तो अब आप जानते हैं कि शुद्ध जल अगर आप ले लेंगे, क्या ले लेंगे? शुद्ध जल। तो शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है, यानी फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुद्ध जल का हेमांक क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखें ना, हमने शुद्ध जल लिया, इसको फ्रीज में रखा, तो फ्रिज में रखने से क्या होगा? ये 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, माने ठोस अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। इसको लिया हमने क्या? शुद्ध जल। अब फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे नोट करेंगे हम? F से, है ना। तो ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा? TF, है ना। शुद्ध जल के लिए हम क्या लिख देंगे? T डिग्री F। जब हम शुद्ध जल में कोई क्या मिला देंगे बेटा? अवाष्पशील विलेय मिला देंगे। क्या मिला देंगे? अवाष्पशील विलेय। जैसे आइसक्रीम बनाते तो आइसक्रीम बनाने के लिए हम क्या कहते हैं? उसमें पानी में शक्कर मिला देते हैं। तो जब हम शुद्ध जल में अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। हमने ये गलत लिख दिया है, इसमें ये मान लो हो गया विलयन। इसमें क्या क्या है? अवाष्पशील विलेय है प्लस जल है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़े कम टेम्परेचर पर जमना शुरू होगा। माना कि ये जमा कितने पे? -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये हो गया क्या? विलयन। ये दोनों मिला के क्या हो गए? विलयन। इसमें कौन सा भरा है? विलयन। कैसा विलयन भरा है? जिसमें अवाष्पशील विलेय घुला हुआ है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है, माने इसका हेमांक क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसका हेमांक क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस। ये किसका है? ये किसका हेमांक है? विलयन का। तो विलयन को हम क्या लिखते हैं? TF। हमने बताया था हमें निकालना है हेमांक में अवयवांक कमी कितने की आई, है ना। तो कमी के लिए आप क्या करेंगे? ज्यादा में से कम को सबसेट कर देंगे, घटा देंगे।
तो हम हेमांक में अवनमन, हेमांक में अवनमन को प्रतिशत कैसे कहते हैं? हम हेमांक में अवनमन को प्रतिशत कहते हैं, परिवर्तन को बोलते हैं हम डेल्टा। टी माना टेम्परेचर, एफ मीन्स फ्रीजिंग, तो डेल्टा टी एफ से हम इसको या डेल टी से टी एफ से प्रेजेंट करते हैं। तो हेमांक में अवनमन क्या हो जाएगा? ज्यादा में से कम बताएंगे, शुद्ध द्रव का हेमांक माइनस बिलियन का हेमांक, या शुद्ध विलायक का हेमांक माइनस बिलियन का हेमांक। ज्यादा क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। कम क्या है? यहाँ पर देख लेना, ध्यान करना, कम है -10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर माइनस का साइन लगा है, तो क्या हो जाएगा? डेल टी बराबर क्या हो जाएगा? विलायक का हेमांक, विलायक का हेमांक माइनस बिलियन का हेमांक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया, विलायक का हेमांक माइनस बिलियन का हेमांक। तो विलायक का हेमांक क्या है? विलायक के हेमांक को क्या लिख रहे हैं हम? शुद्ध जल को क्या बोलते हैं? विलायक। तो टी डिग्री एफ माइनस टी एफ, तो डेल्टा टी एफ, यहां ध्यान देना क्वथनांक में उन्नयन से उल्टा है। क्वथनांक में लगातार टी डिग्री, सॉरी टी बी माइनस टी डिग्री, यहाँ पर क्या है? शुद्ध जल का हेमांक ज्यादा है, बिलियन का कम है, यहाँ पर कमी यहाँ रही है, तो हम क्या करेंगे? डेल्टा टी बी इक्वल टू टी डिग्री एफ, जहां टी डिग्री एफ क्या है? विलायक का हेमांक है, और टी एफ क्या है? बिलियन का हेमांक है। इस आधार पर हम वो कमी निकाल सकते हैं। यदि आप चाहेंगे ये कमी निकालना है तो क्या करेंगे हम? विलायक का हेमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस माइनस, बिलियन का हेमांक कितना है? माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा? 10 का अंतर आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस का माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम हेमांक में अवनमन को क्या लिखेंगे? हेमांक में अवनमन बराबर क्या होता है? विलायक का हेमांक माइनस बिलियन का हेमांक। तो आपको परिभाषा कैसी लिखनी है? हम परिभाषा आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? व्यंजक लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हेमांक में अवनमन की परिभाषा क्या है? जब किसी शुद्ध विलायक में, जैसे हमने बताया पानी में, कोई अवाष्पशील विलेय है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, मिलाया जाता है, तो बिलियन के हेमांक माने फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इस कमी को हेमांक में अवनमन कहते हैं। जैसे डेल्टा टी एफ हमने बता दिया आपको, टी माने टेम्परेचर, एफ माने फ्रीज, ऐसा टेम्परेचर इस पे क्या हो रहा है? द्रव फ्रीज हो रहा है, से प्रदर्शित कहते हैं। तो डेल टी एफ इक्वल टू हो जाएगा टी डिग्री एफ माइनस टी एफ, ज्यादा में से कम घटाएंगे, इसमें क्या होगा? टी डिग्री एफ शुद्ध विलायक का हेमांक होगा, जैसे शुद्ध पानी है उसका 0 होगा, और टी एफ है बिलियन का हेमांक, ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलेय मिला है, जैसे पानी में शक्कर या पानी में ग्लूकोज, तो थोड़ी वो कम तापमान पर जमना शुरू होगी। अब इस प्रकार से परिभाषा हो गई। अब हम लिखेंगे इसके लिए क्या? हेमांक में अवनमन के लिए व्यंजक। तो जिस प्रकार से क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा थी, अब व्यंजक के लिए, तो उसी प्रकार से आप व्यंजक के लिए लिखेंगे। प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि हेमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। तो हमने बताया भी था आपको 4 अनुसंख्या गुणधर्म थे। कितने थे? 4। तो वास्तुदाव में अपेक्षित अवनमन, राउल्ट का नियम वो हमने करा दिया। क्वथनांक में उन्नयन पिछले वीडियो में हो गया। आज लेके आए हम आपके लिए हेमांक में अवनमन। तो हेमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती है, अर्थात यदि 2 बिलियन है, 1 बिलियन की मोललता 1 है, दूसरे बिलियन की मोललता 2 है, तो हेमांक में अवनमन किसका ज्यादा होगा? जिसकी मोललता 2 होगी, क्योंकि दूसरे बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या ज्यादा होगी, जिसमें मोलों की संख्या ज्यादा होगी, है ना, उसकी मोललता अधिक होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं डेल्टा टी एफ समानुपाती एम। अगर मोललता ज्यादा होगी तो हेमांक में अवनमन भी ज्यादा होगा। ये प्रयोगों के आधार पर पाया गया है। तो अब यदि आप इसको इक्वल करेंगे, तो हमने बताया था आपको एक नियतांक लग जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर, वहां लिखा था आपने के बी, यहां लिखेंगे हम के एफ इंटू एम। ठीक है, जहां के एफ क्या है? नियतांक है। बेटा इसकी भी परिभाषा पूछी जाती है। के एफ का नाम है मोलल हेमांक। वहां क्या था? मोलल क्यों लगाते? इसलिए क्योंकि इसमें साथ में क्या लगी है? मोललता लगी है। यदि मोललता की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ऐसा विलयन जिसमें मोललता कितनी हो? 1, तो उस विलयन को बोलेंगे हम मोलल विलयन। तो उस कंडीशन में डेल्टा टी एफ की वैल्यू के एफ के बराबर हो जाएगी। वैसे जैसे क्वेश्चन में उन्नयन ठीक था, सेम के एफ बराबर मोलल हेमांक अवनमन स्थिरांक बोलेंगे। क्या? किसको? के एफ को, इसमें एफ लगा है ना। और ये पूरा क्या हो गया? व्यंजक हो गया। अब हमें लिखना है मोलल हेमांक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। तो वो बिल्कुल सिंपल है। यदि किसी विलयन में m की वैल्यू कितनी रख देंगे हम? m बराबर 1। यदि किसी विलयन रख देंगे हम m बराबर 1 रख देंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा? डेल टी एफ इक्वल टू हो जाएगा के एफ। जैसी हमने क्वथनांक में उन्नयन वाले चैप्टर में मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पढ़ी थी, सेम परिभाषा यहाँ पढ़ देंगे।
किसकी? मोलर हेमांक अवनमन स्थिरांक की। तो यदि किसी विलयन की मोललता 1 हो तो ऐसे विलयन का हेमांक में अवनमन मोलल हेमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है, अर्थात डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ। सेम परिभाषा है, वो सेम ही व्यंजक है, बस उस व्यंजक में एफ की जगह बी की जगह एफ लिखना है, हर जगह एफ, के में एफ लिखना है ना, हर जगह एफ लिख देना है। वहां बी लिखा था, बी माने क्या था? बॉइलिंग पॉइंट, एफ माने क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो परिभाषा फिर सुन लें, यदि किसी विलयन की मोललता 1 हो तो ऐसे विलयन का मोलल हेमांक अवनमन स्थिरांक हेमांक में अवनमन के बराबर होता है, या ऐसे विलयन का हेमांक में अवनमन जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा? टीएफ कहलाएगा। तो जैसी परिभाषा आपने क्वेश्चन में मंडनी परिभाषा लिखी थी वैसी इसकी परिभाषा लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला अनुसंख्या गुणधर्म है परासरण दाब। ध्यान करना, वहां पर लिखा था हमने परासरण दाब। तो परासरण दाब को समझने के लिए आपको पहली प्रक्रिया समझना पड़ेगी, परासरण, है ना। परासरण एक जैविक प्रक्रिया है। हम परासरण में क्या रखेंगे? हमने आपको बताया 4 अनुसंख्या गुणधर्म थे, उसमें लास्ट था परासरण दाब। ध्यान करना, परासरण अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, लेकिन परासरण दाब को समझने के लिए सबसे पहले पढ़ना है हमें क्या? परासरण। तो यह एक कैसी क्रिया है? जैविक क्रिया, ठीक है। और जैविक क्रिया में क्या होता है, इसमें हम आपको ये बता चुके हैं कि विलायक के अणु कैसे होते हैं? आकार में छोटे। मान लो ये विलायक है, वो विलेय के अणु कैसे होते हैं? आकार में बड़े होते हैं। तो ये हो गया क्या? अवाष्पशील विलेय, है ना। और छोटे अणु किसके हो गए? विलायक के। तो जब आप विलयन बनाएंगे और विलयन को 2 विलयन लें, एक विलयन ऐसा लें अधिक सांद्र, अब यहां पर जरूरत पड़ेगी आपको अधिक सांद्र की, तो एक विलयन कैसा लें? कम सांद्र। और दोनों विलयनों को यदि आप अर्ध पारगम झिल्ली में से, झिल्ली के द्वारा अर्ध पारगम झिल्ली, ये भी आपको पढ़ना है, इसके कई नाम हैं, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। इसी को हम अर्ध पारगम झिल्ली बोलते, इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा झिल्ली बोलते। इसी को कोशिका झिल्ली भी बोलते थे, सेल मेम्ब्रेन, है ना। इसके कई नाम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अर्ध पारगम झिल्ली क्या होती है? एक सबसे पहली बात ये, तो जो जीव जगत है, माने जो ऑर्गेनिज्म होती है, ऑर्गेनिज्म माने जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी की कोशिकाओं के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम झिल्ली। तो मोस्टली अर्ध पारगम झिल्ली कहाँ कहाँ पाई जाएगी? एनिमल में भी और प्लांट में भी, माने पौधों में भी और जंतुओं में भी। तो अब अर्ध पारगम झिल्ली को आप कैसे प्राप्त करते हैं? तो अर्ध पारगम झिल्ली के रूप में बकरी के मूत्राशय की झिल्ली ली जाती है, बकरी के मूत्राशय की झिल्ली ली जाती है। जहां दुकानों में मीट मिलता है, अगर प्रयोगशाला के लिए प्रयोग के लिए आपको चाहिए तो आप मीट वाले से कह दे तो बकरी के मूत्राशय की झिल्ली को अवेलेबल करा देगा। या फिर जो अंडा है, अंडा, अंडे के चारों ओर सफेदी होती है, सफेदी के चारों ओर अंदर भी एक झिल्ली होती है, वो भी क्या होती है? अर्ध पारगम झिल्ली। और वैसे तो हमारी जो त्वचा है, त्वचा भी क्या है? अर्ध पारगम झिल्ली है। तो अर्ध पारगम झिल्ली के रूप में हम बकरी के मूत्राशय की झिल्ली ले लेते हैं, है ना। तो यदि आप विलयन लें, आप गौर करें, यदि आप विलयन लें, एक और बीच में लगा दें आप क्या? अर्ध पारगम झिल्ली। मान लो ये क्या होगी? अर्ध पारगम झिल्ली। और एक और भर दें आप अधिक सांद्र विलयन, जैसे शक्कर प्लस पानी, आपने यहां भर दिया क्या? शक्कर प्लस पानी का विलयन। वो एक को ले लिया आपने शुद्ध पानी, शुद्ध पानी ले लेंगे तो शुद्ध पानी कैसा होगा? हम क्या कहेंगे कि शुद्ध पानी कैसा है? कम सांद्र। कम सांद्र माने तनु है, पतला है ना। और शक्कर और पानी कैसा है? मिश्रण कैसा है? अधिक सांद्र, ठीक है। तो आप कुछ देर बाद देखेंगे शुद्ध जल या शुद्ध पानी जो कम सांद्र है, कम सांद्र में से विलायक के प्रवाह का, विलायक के कणों का प्रवाह अधिक सांद्र वाले विलयन में होने लगेगा। किसमें से होगा? अर्ध पारगम झिल्ली के बीच में क्या है? यह है बीच में अर्ध पारगम झिल्ली में से होगा, ठीक है। सेमी परिवेल मेम्ब्रेन में से होगा। जल का प्रवाह है अधिक सांद्र, माने कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होने लगेगा। तो जल क्या है यहाँ पर? विलायक। जल क्या है? विलायक। अब ऐसा क्यों होता है ना, इसका कारण देखें आप। जो झिल्ली होती है अर्ध पारगम झिल्ली, अर्ध पारगम झिल्ली में छोटे छोटे पोर होते हैं, पोर माने छेद होते हैं। तो ये इतने छोटे छेद होते हैं कि इसमें से विलायक, विलायक के कण कैसे हैं? छोटे आकार के। इन छेदों में से विलायक के कण तो पास आउट हो जाते, पास आउट माने बाहर आ जाते,
लेकिन विलेय के कण होते हैं कैसे, बड़े आकार के, तो बड़े आकार के कण पास आउट नहीं हो पाते में माने बाहर नहीं आ पाते, इसलिए इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम। अर्थात विलयन में दो घटक हैं, विलेय और विलायक, तो इस झिल्ली में से आधे अणु, आधे किसके होंगे, विलायक के, विलायक के अणु तो पार आ जाते हैं लेकिन विलेय के नहीं, इसलिए इस झिल्ली का नाम पड़ा अर्धपारगम झिल्ली। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेमी, सेमी माने क्या होता, आधा, सेमी परमिएबल माने पार करने वाला, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब हम दो विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करते हैं तो विलायक के अणुओं का प्रवाह है, इसमें किसके अणु है, ये छोटे छोटे आकार के, विलायक के, तो विलायक के अणुओं का प्रवाह कम सांद्रता की विलयन से अधिक सांद्रता की विलयन की ओर होने लगता है, यह क्रिया क्या कहलाती है, पराशरण है। ठीक है, अब अगर आपको फिर समझ में नहीं आया तो समझा रहे हैं कि पराशरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में यदि दो विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली में से पृथक कर दिया जाए और दोनों विलयनों की सांद्रता कैसी हो, अलग अलग हो, एक विलयन कम सांद्र हो, एक विलयन अधिक सांद्र, माने एक विलयन पतला हो, एक विलयन कैसा हो, गाढ़ा हो, तो विलायक के अणुओं का प्रवाह है, यहां से विलायक के अणु, तो विलायक के अणुओं का प्रवाह है कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर होने लगता है, यह क्रिया पराशरण कहलाती है। घर पे यदि आपने देखा हो पराशरण की क्रिया बता रहे हैं आपको, जैसे आप पानी लेते, पानी में डाल दें आप क्या, किशमिश, सूखा हुआ अंगूर क्या होता है, किशमिश, जिसे हम दाखी बोलते हैं, तो अब देखना हमने यहां पर किशमिश डाल दी, तो किशमिश की जो बाहरी त्वचा है, ये बाहर की त्वचा काय का काम करेगी, अर्धपारगम झिल्ली का, क्योंकि आप देखें तो किशमिश काय की बनी होगी, कोशिकाओं की, भाई जितने भी जंतुओं के पौधों के उत्पाद होते हैं, ये फल हैं, फ्रूट हैं, है ना, और फूल हैं, पुष्प हैं, जड़ है, तना है, उनमें सब कोशिकाओं से बने होते हैं, ऐसी मानव का शरीर भी कोशिकाओं से बना होता है, तो काय से बने होते हैं, अर्धपारगम झिल्ली से बनी है क्या, किशमिश। तो ये हो गई किशमिश। अब किशमिश को आपने पानी में डाला तो क्या देखेंगे आप, पानी कैसा हो गया बेटा, कम सांद्र, कैसा हो गया, कम सांद्र, और किशमिश यानी दाख के अंदर क्या होता है, शक्कर का गाढ़ा घोल होता है, आपने देखा होगा, टेस्ट किया होगा, किशमिश कैसी लगती है, मीठी, तो ये विलयन कैसा हो गया अंदर, ये विलयन हो गया अधिक सांद्र, है ना, और बाहर विलायक कैसा है, कम सांद्र, और जो किशमिश की त्वचा है ऊपर की वो क्या काम कर रही है, अर्धपारगम झिल्ली का। तो आप किशमिश को पानी में डालेंगे और 1-2 घंटे बाद देखेंगे तो जल के अणु किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जिससे किशमिश स्वेल अप हो जाएगी, माने आकार में फूल जाएगी। समझ में आया? तो यह क्रिया क्या हो गई, पराशरण, है ना। इस पराशरण में विलायक के अणुओं का प्रवाह कम सांद्रता के विलयन से, माने पानी में से कहां जा रहा है, किशमिश के अंदर अधिक सांद्र विलयन की ओर जा रहा है, किसमें से होगा, अर्धपारगम झिल्ली में से होगा। और इस क्रिया में विलायक के अणु चूंकि अंदर जा रहे हैं, इसलिए हम इस प्रकार की पराशरण को अंतः पराशरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतः पराशरण। यदि आप देखें, गौर करें, पराशरण की क्रिया 2 प्रकार की होती है। जब किसी कोशिका के अंदर विलायक का प्रवाह होता है तो इस क्रिया को कहते हैं हम अंतः पराशरण। जैसे हमने आपको बताया अभी, किशमिश को आपने, ये है किशमिश को आपने क्या डाला, पानी में डाला, तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, किशमिश आकार में बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया कौन सा पराशरण, अंतः पराशरण। इसको बोलते हैं हम एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, अंतः पराशरण। जब अब आप क्या करेंगे, उल्टा कहते हैं जी। अब आपने क्या किया, एक अंगूर लिया, अंगूर के अंदर पानी ज्यादा होता है, तो अंगूर के अंदर विलयन कैसा होता है, कम सांद्र। ये हो गया विलयन कैसा, कम सांद्र। वो अब इस अंगूर को आपने एक विलयन बनाया खाएगा, या तो शक्कर का बना दो या नमक का। तो नमक और शक्कर का विलयन कैसा बना दो, अधिक सांद्र। माने हमें ऐसा विलयन बनाना है जिसकी सांद्रता अंगूर के अंदर की जो रस है उससे ज्यादा हो। तो आप क्या देखेंगे, और हमने क्या किया, अंगूर को डाल दिया किसमें, अंगूर को डाल दिया शक्कर या नमक के गाढ़े विलयन में। तो कुछ देर बाद क्या होगा, अंगूर में से जल बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, अंगूर की जो ऊपर की त्वचा है वो काय का काम कर रही है, अर्धपारगम झिल्ली का। तो माने विलायक का प्रवाह कहाँ हो रहा है, अंदर से बाहर की ओर हो रहा है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में क्या होगा, कुछ देर बाद देखेंगे आप, अंगूर पूरी तरह से रिंकल यानी सिकुड़ जाएगा, है ना, उसका पानी बाहर निकल आएगा। तो इस क्रिया को हम बोलेंगे बाह्य पराशरण। क्या बोलते, बाह्य पराशरण, माने एक्सोऑस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस।
तो आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया है हमने कि परासरणीय क्रिया क्या है। परासरणीय क्रिया में जिससे काफी आपके आंसर क्लियर हुए। पहला प्रश्न तो यही बनता है, केमिस्ट्री में कई बार आया है, अर्धपारगम झिल्ली क्या है। तो अर्धपारगम झिल्ली जंतु जगत और पादप जगत में पाई जाती है, ठीक है। कोशिकाओं की चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। वो अर्धपारगम झिल्ली की परिभाषा क्या है कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा यदि आप दो विलयनों को एक दूसरे से क्या करें, पृथक करें, माने अलग करें, तो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली में से होकर कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर होने लगता है। अगर आप परासरण में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आंखें बंद करके सोचा करें कि ये हमने इसमें क्या लिया, पानी लिया, तो पानी क्या हो गया, कम सांद्र, अंदर डाल दिया आपने दाख या किशमिश, तो इसके अंदर का विलयन कैसा हो गया, अधिक सांद्र, तो अपने आप विलायक का प्रवाह अंदर होने लगेगा, है ना। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है, ठीक है।